दोस्तों, कई बार कुछ क्राइम केसेस ऐसे होते हैं जो सामने होते हैं, लेकिन सिर्फ सबूत ना होने की वजह से वो कभी अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाते। कई बार सब कुछ सामने होता है, मर्डरर भी सामने होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ सबूत ना होने की वजह से कई बार केस जो हैं वो अनसुलझे रह जाते हैं। आज का जो केस है वो कुछ इसी तरीके से है। सबूतों के अभाव में जो कातिल हैं वो बेखौफ बाहर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और किसका हुआ था कत्ल, और सबसे बड़ी बात कि किसने किया था कत्ल, ये हम जानेंगे आज की कहानी में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी आखिर है क्या। 4 अप्रैल को सुलगती दोपहरी में राजस्थान के जिला बूंदी के कलेक्ट्रेट में विजय कुमार पहली बार आया था। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास रही होगी। वह सेना में नायब सूबेदार की पोस्ट पर था और फौजी होने के बावजूद भी कलेक्ट्रेट ममता शर्मा के चैम्बर में प्रवेश करते ही पता नहीं क्यों उस पर घबराहट हावी होने लगी थी और दिल बैठने लगा था। जिला कलेक्टर के सामने खड़े होते ही उसके पैर कांपने लगे और पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपना परिचय देने के बाद वह बोला, मैडम, 8 जनवरी 2018 को मेरे माता पिता की निर्दयता से हत्या कर दी गई। पुलिस ना तो आज तक उनके शवों को बरामद कर पाई और ना ही इस मामले में निष्पक्षता से जांच ही कर पाई। मैं पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी मिल चुका हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हत्यारे खुले घूम रहे हैं और इतना ही नहीं, वो इस कदर बेखौफ हैं कि मुझे और मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते कहते विजय कुमार की आंखों से आंसू टपकने लगे। हिचकियां लेते हुए उसने कहा, मैडम, मेरे सैनिक होने पर धिक्कार है। कानून की बेरुखी और जलालत झेलने से तो अच्छा है कि मैं अपने परिवार समेत आत्महत्या कर लूं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली। हम तो बस अब इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहते हैं। यह कहते हुए उसने जिला कलेक्ट्रेट की तरफ एक दरख्वास्त बढ़ा दी जो महामहिम राष्ट्रपति को लिखी गई थी। उस दरख्वास्त में विजय कुमार ने परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की थी। जिला कलेक्ट्रेट ममता शर्मा ने एक बार सरसरी तौर पर सामने खड़े युवक का जायजा लिया। उनकी हैरानी का पारावार नहीं था, लेकिन जिस तरह पस्ती की हालत में वह अटपटी मांग कर रहा था, उसके तेवरों ने एक पल तो उन्हें भी हिलाकर रख दिया। वह बोली, कैसे फौजी हो तुम? जानते हो इच्छा मृत्यु की कामना करना कायरता होती है। फौजी नहीं करते। हौसला रखो और पूरा वाकया मुझे एक कागज़ पर लिख कर दो। याद रखो, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। तफ्तीश में 1000 अड़चनें हो सकती हैं, गुत्थी सुलझाने में वक्त लग सकता है। तुम लिख कर दो, मैं इसे देखती हूँ। अब तक सामान्य हो चुके विजय कुमार ने सहमति में सिर हिलाया और कलेक्ट्रेट के चैम्बर से बाहर निकल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक फौजी का देश की कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया और वह अपने परिवार समेत इच्छा मृत्यु की मांग करने लगा। सब कुछ जानने के लिए हमें 1 साल पहले लौटना होगा। विजय कुमार राजस्थान के बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे का रहने वाला था। लाखेरी स्टेशन के नज़दीक ही उसका पुश्तैनी मकान है, जहां उसके माता पिता हजारी लाल और कैलाशी बाई स्थायी रूप से रहते थे। हजारी लाल के लाखेरी स्थित मकान में नवल किशोर नामक किराएदार भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बाजार में किराने की दुकान थी। हजारी लाल के 2 मकान कोटा में थे। कोटा के रायपुरा स्थित निधि विहार कॉलोनी में उनके बेटे विजय कुमार का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी ममता और 2 छोटे बच्चों के अलावा उसका छोटा भाई हरिओम था। विजय सेना में नायब सूबेदार था और उसकी तैनाती चाइना बॉर्डर पर थी। विजय छुट्टियों में ही घर आ पाता था। हजारी लाल का मझला बेटा विनोद इंदौर की किसी इंडस्ट्री में गार्ड की पोस्ट पर लगा हुआ था।
हजारी लाल का एक और मकान रायपुरा से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर DCM चौराहे पर स्थित था। इस तिमंजिला मकान में दूसरी मंजिल हजारी लाल ने अपने लिए रख रखी थी। वह अपनी पत्नी के साथ 10-15 दिनों में कोटा आते रहते थे ताकि बेटे के परिवार की खैर खबर ले सकें। अलबत्ता वे रुकते इसी मकान में थे। उस मकान का नीचे वाला तल उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा को किराए पर दे दिया हुआ था, जहां बैंक का ATM भी था। तीसरी मंजिल पर करौली के मानाखोर का घनश्याम मीणा पत्नी राजकुमारी के साथ किराए पर रह रहा था। हजारी लाल और घनश्याम मीणा का परिवार एक दूसरे से काफ़ी घुला मिला हुआ था। घनश्याम पर तो हजारी लाल का अटूट भरोसा भी था। दंपत्ति जब कोटा में होते थे तो अक्सर उनका वक्त बेटे विजय कुमार के परिवार के साथ ही गुजरता था, लेकिन रात को वह अपने DCM चौराहे के पास स्थित घर पर लौट आते थे। अलबत्ता दोनों के बीच टेलीफोन द्वारा संपर्क बराबर बना रहता था। हजारी लाल वक्त गुजारने के लिए प्रॉपर्टी के धंधे से भी जुड़े हुए थे और इस धंधे में अंगद नामक युवक उनका मददगार बना हुआ था। अंगद रायपुरा स्थित विजय कुमार के मकान के पीछे ही रहता था। बिहार का रहने वाला अंगद विजय कुमार का अच्छा वाकिफदार था। ट्यूशन से गुजारा करने वाला अंगद विजय के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता था। अंगद प्रॉपर्टी के कारोबार के मामले में पारखी था, इसलिए हजारी लाल भी उसका लोहा मानते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अजीबोगरीब घटना ने ठहरे हुए पानी में जैसे हलचल मचा दी। दरअसल हजारी लाल की पत्नी कैलाशी देवी की अलमारी से उनका मंगलसूत्र गायब हो गया। हीरा जड़ित मंगलसूत्र काफ़ी कीमती था, लिहाजा घर के सभी लोग परेशान हो गए। कैलाशी बाई का रोना भी वाजिब था। घर में बाहर का कोई शख्स आया नहीं और किराएदार घनश्याम पर उन्हें इतना भरोसा था कि उससे पूछना भी हजारी लाल दंपत्ति को ओछापन लगा। आखिर मंगलसूत्र की चोरी का गम खाए हजारी लाल दंपत्ति माहौल बदलने के लिए लाखेरी लौट गए। इस बाबत उन्होंने अपने बेटे विजय कुमार की पत्नी ममता को भी जानकारी दे दी, लेकिन असमंजस में डूबी बहू भी सास को तसल्ली देने के अलावा क्या कर सकती थी। हजारी लाल तो इस सदमे को पचा गए, लेकिन कैलाशी बाई के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक स्त्री के सुहाग की निशानी मंगलसूत्र का इस तरह से चोरी चले जाना उनके लिए सबसे बड़ा अपशकुन था। उन्होंने एक ही रट लगा रखी थी कि आखिर कौन था जो उनका मंगलसूत्र चुरा कर ले गया। पत्नी को लाख समझा रहे हजारी लाल की तसल्ली भी कैलाशी बाई के दुख को कम नहीं कर पा रही थी। 5 जनवरी 2018 को हजारी लाल को अपने किराएदार घनश्याम मीणा का फ़ोन मिला तो उनकी आंखें चमक उठी। उसने बताया कि करौली के मानाखोर कस्बे में एक भगत जी हैं जिन पर माता की सवारी आती है। माता की सवारी आने पर भगत जी में अद्भुत शक्ति पैदा हो जाती है और उस समय वह भूत भविष्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं। आपका मंगलसूत्र कहाँ है और कैसे गायब हुआ, यह सब भगत जी बता देंगे। आप कहो तो मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा ताकि मंगलसूत्र का पता लग सके। हजारी लाल और उनकी पत्नी पुराने विचारों के थे, लिहाजा टोनी टोटकों में ज़्यादा ही विश्वास करते थे। लिहाजा उन्होंने आनन फानन में करौली जाने का प्रोग्राम बना लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी उन्हें ले जाने के लिए लाखेरी पहुंच गए। हजारी लाल ने तब अपने बड़े बेटे के परिवार को खबर करने और सबसे छोटे बेटे हरिओम को भी साथ ले चलने की बात कही तो घनश्याम ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये बातें गोपनीय रखनी होती हैं। माता की सवारी पर अविश्वास करोगे तो माता रानी कुपित हो सकती है। तब अहित हुआ तो हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। यह कहते हुए घनश्याम ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने भी सहमति में सिर हिला दिया। हजारी लाल के मन में संदेह का कीड़ा तो बुलबुलाया, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए वह चुप्पी कर गए। लेकिन हजारी लाल ने अपने अचानक करौली जाने की बात मौका मिलते ही अपने किराएदार नवल किशोर को ज़रूर बता दी। हजारी लाल ने नवल किशोर को जो कुछ भी बताया उसने सुन लिया। इसमें उसे ऐतराज़ होता तो क्यों होता? घनश्याम को उसने देखा भी नहीं था तो पूछताछ करता भी तो किससे? लेकिन नवल किशोर उस वक्त ज़रूर कुछ हचकचाया जब सोमवार 8 जनवरी रात 2018 को
एक शख्स लाखेरी स्थित मकान पर पहुंचा। उसके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा था और वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। नवल किशोर को हजारी लाल की गैर मौजूदगी में किसी अजनबी द्वारा मकान का दरवाज़ा खोलना अटपटा सा लगा, तो उसने फौरन टोका, अरे भाई, आप कौन हो और यह क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही वह आदमी कुछ बड़बड़ाया, फिर बोला, मेरा नाम घनश्याम है और मैं हजारी लाल जी के DCM चौराहे के पास वाले मकान में रहता हूँ। हजारी लाल जी के भेजने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल करौली में भगत जी का भंडारा हो रहा है। हजारी लाल ने मुझे यहाँ अपने कपड़े लेने के लिए भेजा है। नवल किशोर को यह तो मालूम था कि हजारी लाल पत्नी के साथ करौली गए हुए हैं, लेकिन उसे घनश्याम की बातों पर तसल्ली इसलिए नहीं हुई कि हजारी लाल किसी को भी अपने घर की चाबियां भला कैसे सौंप सकते थे। अपना शक दूर करने के लिए नवल किशोर ने कहा, ठीक है, आप उनके मोबाइल पर मेरी बात करवा दो। घनश्याम ने यह कहकर नवल किशोर को निरुत्तर कर दिया कि गांव देहात में नेटवर्क काम नहीं करने से उनसे बात नहीं हो सकती। नवल किशोर की शंका दूर नहीं हुई, तो उसने एक पल सोचते हुए कहा, तो ठीक है, कोटा में हजारी लाल जी के बेटे बेटियां रहते हैं, उनसे बात करवा दो। घनश्याम ने यह कहकर टालने की कोशिश की कि उनका बेटा तो चाइना बॉर्डर पर तैनात है और कोटा में रह रही उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर मुझे मालूम नहीं है। लेकिन नवल किशोर तो जिद ठाने बैठा था। उसे घनश्याम की नानुकुर खटक रही थी। वह अपनी शंका दूर करने के लिए तुला हुआ था। उसने कहा, ठीक है, उनकी पत्नी का नंबर मुझे मालूम है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। घनश्याम कोई टोका टाकी करता, तब तक नवल किशोर अपने मोबाइल पर विजय कुमार की पत्नी ममता का नंबर मिला चुका था। लेकिन संयोग ही रहा कि ममता का फ़ोन स्विच ऑफ निकला। आखिर हार कर नवल किशोर ने घनश्याम से कहा, कोटा में हजारी लाल जी के परिवार का कोई तो होगा जिसका नंबर आपको मालूम हो। घनश्याम ने अचकचाते हुए कहा, हाँ, उनकी बेटी माया का नंबर मालूम है। ठीक है, तो फिर उन्हीं से बात करवा दो। कहते हुए नवल किशोर ने घनश्याम के चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ा दी। मोबाइल पर माया इस बात की तफ्तीश तो नहीं कर सकी कि उसके पिता करौली गए हुए हैं और किसी को उन्होंने कपड़े लाने के लिए भेजा है। अलबत्ता इतना ज़रूर कह दिया कि घनश्याम हमारे कोटा वाले मकान में किराएदार है। मैं इनको जानती हूँ। अगर ये माँ बाबूजी के कपड़े लेने आए हैं तो ले जाने देना, लेकिन बाद में चाबी अपने पास ही रख लेना। नवल किशोर को अब क्या एतराज़ होना था। घनश्याम रात को वहीं रुक गया और बोला कि सुबह हजारी लाल जी के कपड़े आदि लेकर वह वहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगली सुबह नवल किशोर की जब आँख खुली तो उसने देखा कि घनश्याम वहाँ से जा चुका था। अब नवल किशोर के शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा, और लाजमी भी था कि इस तरह घनश्याम का चोरी छिपे जाने का क्या मतलब था। नवल किशोर को ज़्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि उसे चाबी सौंप कर जाना चाहिए था, लेकिन वो चाबी भी साथ ले गया। मंगलसूत्र की गुमशुदगी को लेकर कैलाशी बाई किस हद तक सदमे में थी, इस बात को उनकी बहू ममता अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि उसकी अपनी सास से फ़ोन पर बात होती रहती थी। एक दिन ममता ने अपने देवर हरिओम से कहा कि वह लाखेरी जाकर माँ को लेकर आए, ताकि बच्चों के बीच रहकर उनका दुख भी थोड़ा सा कम हो सके। भाभी के कहने पर हरिओम ने 9 जनवरी को पिता हजारी लाल को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ होने के कारण बात न हो सकी। हरिओम यह सोचकर चुप्पी साध गया कि शायद फ़ोन बंद करके वह सो रहे होंगे। ममता भाभी को भी उसने यही बताया। अगले दिन ममता के कहने पर हरिओम ने फिर पिता को फ़ोन लगाया। उस दिन भी उनका फ़ोन बंद मिला। यह सिलसिला लगातार जारी रहा, तो न सिर्फ हरिओम के लिए बल्कि ममता के लिए भी यह हैरानी वाली बात थी। ममता के मुंह से बरबस निकल पड़ा, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। वह अंदेशा जताते हुए बोली, भैया ज़रूर अम्मा बाबूजी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। ममता ने देवर को सहेजते हुए कहा, तुम ऐसा करो, नवल किशोर से बात करो, शायद उसे कुछ मालूम हो। हरिओम ने नवल किशोर से बात की। उसने जो कुछ बताया उसे जानकर ममता और हरिओम दोनों सन्न रह गए। नवल किशोर ने तो यहाँ तक बताया कि उसने घनश्याम द्वारा कपड़े ले जाने के बाबत तस्दीक करने के लिए भाभी को फ़ोन भी लगाया था, लेकिन फ़ोन स्विच्ड ऑफ मिला। लेकिन माया ने बात कराने पर उसकी शंका दूर कर दी थी। ममता वहीं सिर थाम कर बैठ गई।
उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अम्मा बाबूजी हमें बिना बताए करौली कैसे चले गए? घर की चाबी तो अम्मा किसी को देती ही नहीं थी। घनश्याम चाबी लेकर लाखेरी वाले घर कैसे पहुंच गया? इसके बाद तो मंगलसूत्र की चोरी को लेकर भी ममता का शक पुख्ता हो गया। उसने हरिओम से कहा, भैया घर से अम्मा का मंगलसूत्र भी जरूर घनश्याम ने ही चुराया होगा, तुम जरा घनश्याम को फ़ोन लगाओ। हरिओम ने फ़ोन किया तो उसके मुंह से अस्फुट स्वर ही निकल पाए, भाभी घनश्याम का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मैं उसे DCM चौराहे पर घर जाकर पकड़ता हूँ। कहने के साथ ही हरिओम फुर्ती से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद हरिओम लौट कर आया। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। हरिओम का चेहरा देखते ही ममता माजरा समझ चुकी थी। अटकते हुए उसने कहा, नहीं मिला ना? हरिओम भी वहीं सिर पकड़ कर बैठ गया। भाभी वो तो अपनी पत्नी के साथ सारा सामान लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो चुका है। बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुका था जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। अब ममता के लिए अपने पति को सब कुछ बताना जरूरी हो गया था। ममता ने फ़ोन से बॉर्डर पर तैनात पति को पूरा माजरा बताया। विजय उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया था कि तुम थाने में अम्मा बाबूजी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दो। किराएदार घनश्याम की बाबत भी सब कुछ बता देना, फिर मैं छुट्टी लेकर आता हूँ। इसके साथ ही विजय ने इंदौर में रह रहे अपने मझले भाई विनोद को भी फ़ोन कर पूरी बात बता दी और कहा कि तुम फ़ौरन पहले लाखेरी पहुँचो और पता करो कि उनके साथ क्या हुआ है। माता पिता जिस तरह से रहस्यमय ढंग से लापता हुए थे, सुनकर विजय अचंभित हुआ। इससे पहले ममता ने उद्योग नगर थाने में अपने ससुर हजारीलाल और सास कैलाशी बाई की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवा दी थी। अपने परिवार समेत करौली के मानाखोर गांव में पहुंचे विजय ने घनश्याम मीणा और कथित भगत जी की तलाश करने की भरपूर कोशिश की ताकि माँ बाबूजी का पता चल सके, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। छानबीन करने पर उसे पता चला कि भगत जी नामक कोई तांत्रिक वहाँ था ही नहीं। घनश्याम के बारे में उसे पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल सकी। विजय ने पुलिस से संपर्क किया। उसने उद्योग नगर पुलिस के जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह से आग्रह किया कि आप एक बार करौली का चक्कर लगा लीजिए। वह वहां गए, लेकिन उनकी कोशिश निरर्थक रही। फिर जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कॉल डिटेल्स का हवाला देते हुए कहा कि मामला लाखेरी का है, इसलिए मामले की रिपोर्ट लाखेरी में ही करानी होगी। विनोद भी लाखेरी पहुंच चुका था। उसने भाई विजय को जो कुछ बताया उससे रहे सहे होश भी फाख्ता हो गए। घर की अलमारियों और संदूक के ताले टूटे पड़े हुए थे। उसमें रखे हुए अचल संपत्तियों के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवर और नकदी गायब थी। इससे स्पष्ट था कि कपड़े लेने के बहाने आया घनश्याम सब कुछ बटोर कर ले गया था। 27 जनवरी 2018 को विजय ने लाखेरी थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए घनश्याम मीणा पर भी अपना शक जताया। इस मौके पर विजय के साथ आए उसके भाई विनोद ने चोरी किए गए सामान का पूरा ब्यौरा पुलिस को दे दिया। पुलिस ने रिपोर्ट में ही धारा 365 और 380 और दर्ज करके जांच SI नंदकिशोर के सुपुर्द कर दी। दिन रात की भागदौड़ के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग न लग सका। SP योगेश यादव, CO नरपत सिंह तथा थाना प्रभारी कौशल्या ने जांच की प्रगति का ब्यौरा बराबर पूछ रहे थे, लेकिन कोई उम्मीद जगाने वाली बात सामने नजर ही नहीं आ रही थी। इस बीच पुलिस ने गुमशुदा हजारीलाल दंपत्ति के फोटो इश्तिहार के लिए बंटवाए और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवा दिए। इसके बाद पुलिस ने घनश्याम मीणा के फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसका नतीजा जल्दी ही सामने आ गया। कॉल डिटेल से पता चला कि घनश्याम मीणा की ज़्यादातर बातचीत करौली जिले के लांगरा कस्बे के मुखराम मीणा से ही हो रही थी। लक्ष्य सामने आ चुका था तो पुलिस की बाँछें भी खिल गई। CO सुरेंद्र सिंह ने SP योगेश यादव को बताया तो उन्होंने करौली के SP अनिल कयाल से जांच में सहयोग करने की मांग की। नतीजतन CO सुरेंद्र सिंह और थाना प्रभारी कौशल्या की अगुवाई में गठित पुलिस टीम ने करौली के लांगरा कस्बे से मुखराम मीणा को दबोच लिया। अखबारी सुर्खियों में टली इस खबर में
करौली एसपी अनिल कयाल ने मुखराम मीणा की 4 फरवरी को गिरफ्तारी की तफ्तीश कर दी और कहा कि मुखराम के साथियों और गुमशुदा दंपत्ति को तलाशने में पुलिस टीमें पूरे तरीके से जुटी हुई हैं। पुलिस पूछताछ में मुखराम बार बार बयान बदल रहा था। उसने स्वीकार किया कि घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी के साथ हम हजारी लाल और उसकी पत्नी कैलाशी को लेकर टेम्पो से साथलपुर के जंगलों में पहुंचे थे। वहां उन्होंने दोनों की अंधेरे में हत्या कर दी। मुखराम ने बताया कि काम को अंजाम देने के बाद वह साथलपुर गांव चले गए, जो कि पुलिस को उससे और भी पूछताछ करनी थी। इसलिए उसे 5 फरवरी को मुंसिफ न्यायालय लाखेरी में पेश करके 5 दिन की पुलिस रिमांड में ले लिया। मुखराम के बताए स्थान तक लाखेरी पुलिस दल के साथ भरतपुर जिले की लागरा पुलिस के एसआई राजोली सिंह तथा डॉग स्क्वाड टीम के कांस्टेबल देवेंद्र, ओमवीर और हिम्मत सिंह भी थे। मुखराम द्वारा बताई गई हत्या वाली जगह से पुलिस को साड़ी के टुकड़े, खून सने पत्थर और एक हड्डी का टुकड़ा तो मिला, लेकिन लाशों का कहीं कुछ भी अता पता नहीं था। मुखराम अपने उसी बयान पर अड़ा था कि महिला की हत्या तो हमने यहीं पत्थरों से की थी और शव को भी यहीं गाड़ दिया था। इसके बाद शव कहाँ गया यह पता नहीं। बरामद चीज़ों को जब खोजी कुत्ते को सुंघाया तो वो भी पहले वाली जगह पर जाकर ठिठक गया। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल हुए पत्थर भी जब्त कर लिए। पुलिस की सख्ती के बावजूद मुखराम सवालों का जवाब देने से कतराता रहा। हत्या में सहयोगी रहे घनश्याम और उसकी पत्नी राजकुमारी कहाँ हैं और हजारी लाल की हत्या कहाँ की गई? वृद्ध दंपत्ति की हत्या आखिर वजह क्या थी आदि पूछने पर मुखराम ने बताया कि कोटा में हजारी लाल का तकरीबन 50 लाख रुपए की कीमती का एक प्लॉट है। घनश्याम और उसकी पत्नी इस पर नज़र गड़ाए हुए थे। उन्होंने हजारी लाल से औने पौने दामों में इस प्लॉट का सौदा करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। उस प्लॉट को हड़पने के लिए उनके मारने की योजना भी बनाई। उन्होंने मुझे अच्छी रकम देने का वादा करके इस योजना में शामिल किया था। पुलिस ने आखिर तेवर बदलते तो मुखराम ने मुंह खोलने में देर नहीं की। उसने बताया कि हजारी लाल की हत्या साथलपुर के पास स्थित धमनिया के जंगल में की थी। धमनिया जंगल में मुखराम की बताई गई जगह पर हजारी लाल के कपड़े और खून सने पत्थर तो मिले, लेकिन शव नहीं मिला। घनश्याम मीणा और उसकी पत्नी राजकुमारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि घनश्याम अपनी पत्नी के साथ केरल के काली घाट में रह रहा है। मुखराम से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। घनश्याम मीणा और राजकुमारी को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम काली घाट रवाना हो गई और इत्तेफाक से ये दोनों घर पर ही मिल गए। 8 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस राजस्थान लौट आई। पूछताछ में घनश्याम मीणा और उसकी पत्नी राजकुमारी ने जो बताया उसे सुनकर तो पुलिस अधिकारियों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि हत्या में ट्यूटर और प्रॉपर्टी के बिजनेस में हजारी लाल का विश्वसनीय बना रहने वाला अंगद भी शामिल था। पुलिस इधर उधर खाक छान रही थी और अंगद बिना किसी डर के विजय के पड़ोस में बैठकर चैन की बंसी बजा रहा था। पता चला कि पूरी घटना का सूत्रधार और ताना बाना बुनने वाला अंगद ही था। उस पर हजारी लाल का जितना अटूट भरोसा था, कमोवेश विजय का भी उतना ही था। घर पर बेरोक टोक आने जाने और मीठी बातों से रिझाने वाले अंगद पर शंका होती तो कैसे, जबकि सच्चाई यह थी कि डीसीएम इलाके में हजारी लाल के लगभग 50 लाख के प्लॉट पर अंगद की शुरू से ही निगाहें थी। विश्वसनीयता की आड़ में अंगद इस प्लॉट को किसी तरह फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की ताक में रहा, लेकिन हजारी लाल का उस पर दाव नहीं चल सका। आखिरकार उसे एक ही रास्ता सूझा कि हजारी लाल दंपत्ति को मौत के घाट उतार कर ही यह प्लॉट कब्जाया जा सकता है। अपनी योजना का ताना बाना बुनते हुए उसने पहले घनश्याम मीणा को उनके डीसीएम चौराहे के पास स्थित घर में किराए पर रखवाया और फिर मीणा को उनका विश्वास जीतने में मदद भी की। आखिरकार जब हजारी लाल का घनश्याम पर अटूट भरोसा हो गया तो पहले उसने किसी तरह कैलाशी देवी का कीमती मंगलसूत्र चोरी कर लिया। मंगलसूत्र में चोरी से हताश निराश दंपत्ति को जाल में फंसाने के लिए
तांत्रिक तक पहुंच बनाने का पासा फेंका। अंगद ने घनश्याम से कहा कि वह योजना में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को मोटे पैसों का लालच देकर शामिल कर ले। तब घनश्याम ने करौली के रहने वाले अपने एक वाकिफकार मुखराम को योजना में शामिल किया। सारा काम घनश्याम, राजकुमारी और मुखराम ने ही अंजाम दिया। अंगद तो अपनी जगह से हिला भी नहीं था। पुलिस ने कोटा से अंगद को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने भले ही हत्या की गुत्थी सुलझा ली, लेकिन लाख सिर पटकने के बाद भी शव बरामद नहीं किए जा सके। कहानी लिखने तक चारों अभियुक्तों की जमानत हो चुकी थी। कानून के जानकारों का कहना है कि जब तक लाश बरामद नहीं होगी तो अभियुक्तों को सज़ा कैसे मिलेगी। सवाल यह है कि हर तरफ से समर्थ पुलिस आखिरकार हजारीलाल दंपत्ति के शव बरामद क्यों नहीं कर सके। विजय कुमार तो दोहरे आघात से छटपटा रहा था। एक तो वृद्ध माता पिता की निर्मम हत्या, फिर शवों की बरामदगी तक नहीं हुई। विजय का दुख इन शब्दों में फूट पड़ता है कि मैं कैसा बेटा हूँ। माँ बाप की हत्या हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया, उनकी अंत्येष्टि तक नहीं हो सकी। विजय मंत्रियों से लेकर उच्च अधिकारियों तक से इंसाफ की दुहाई दे चुका है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरफ तो विश्वास और इंसाफ की हत्या का दर्द, तो दूसरी तरफ हत्यारे बेखौफ घूमते हुए उसे मुंह चढ़ा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि कलेक्टर से गुहार लगाने के बावजूद भी इस केस में कोई प्रगति नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी और बेहद ही दर्दनाक कहानी है। समझ नहीं आता कि आखिर विश्वास करें तो किस पर करें और ना करें तो किस पर ना करें, क्योंकि जिन पर विश्वास किया जाता है कई बार वही विश्वासघात कर जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।